नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2024 का जो पेपर था उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिए हम शुरू करेंगे। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन 1 के अंदर क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है, जिसमें अंदर हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बताने हैं। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के लिए हमें पूरा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, पेपर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने के लिए हमें उसके पर्टिकुलर्स यहाँ पे हम लिखेंगे, और जो हमारे पास कौन कौन सा है, ए, बी है, सी है, डी है और टोटल दे रखा है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेगमेंट रेवेन्यू दे रखा है। तो ये जो सेगमेंट रेवेन्यू हमारे पास है वो सेगमेंट रेवेन्यू को कितनी दे रखी है, ए डिपार्टमेंट का 1000, डिपार्टमेंट बी का हमारे पास 200 है, डिपार्टमेंट सी का 800 है, डिपार्टमेंट डी का 400 है। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 2200 हमारे पास दे रखा है। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके रिजल्ट्स देखने होंगे, दैट इज रिजल्ट्स के हिसाब से परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स देखना होगा, सॉरी रेवेन्यू का देखना होगा। तो परसेंटेज हम किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास पर्टिकुलर सेक्शन का है, ओके, जो सेगमेंट का रिजल्ट हमारे पास है 1000 को हम 2200 से डिवाइड करके परसेंटेज में हम इसको ढूंढेंगे। तो ये हमारे पास करीबन मिलता है 45.45। उसके बाद अगर 200 डिवाइड बाई 2200 कर दे तो हमारे पास मिल जाएगा 9.09। 800 को अगर हम करेंगे तो 800 डिवाइड बाई 2200 तो 27.27, और 400 का अगर हम कर देते हैं तो 18.18। ओके, इस तरह से हमारे पास सेगमेंट रेवेन्यू मिल जाता है। सो हमारे पास अगर एज पर रूल्स जो हमारे पास 10% और मोर का अगर रूल है, ये रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा बन जाएगा, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट हमारा जो बन जाएगा वो होगा 45.45, ओके, 27 और 18, यानी ए, सी और डी बन जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। अच्छा, इसी तरह से हमें अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि सेगमेंट रेवेन्यू रिजल्ट के हिसाब से लिखना है, तो सेगमेंट रिजल्ट के अंदर हम प्रॉफिट सेगमेंट और लॉस सेगमेंट अलग कर देते हैं। ओके, पहले सारा जो लिखा है वो लिख देते कि 100 है, 40 है हमारे पास, ओके, 500 है जो कि लॉस है, और हमारे पास टोटल 150 सेक्शन डी का है। ओके, इस तरह से हमें कुल तो दे रखा है 210। ओके, हमें यहाँ पे प्रॉफिट सेगमेंट अलग कर लेते हैं, 100, 40 और 150। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 290। और लॉस सेगमेंट की बात करें तो लॉस सेगमेंट हो जाएगा 500, इसका टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रूल है, एज पर रूल, दो में से जो ज़्यादा होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल 500 है। तो परसेंटेज ऑफ अगर रिजल्ट्स फाइंड करेंगे तो हमें 100 डिवाइडेड बाई 500 करना पड़ेगा। ओके, सो हमारे पास ये आएगा तकरीबन 20%, ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 8%, ये हो जाएगा 100%, फिर इस 500 डिवाइड बाई 500, और ये हो जाएगा 30%। ओके, तो इसका अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम इसको भी देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर देन 10% का अगर हम रूल लगा दें, 10% और मोर, तो इसके अंदर अभी हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, ए, सी और डी, ये तीनों हमारे पास हो जाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसी तरह से थर्ड पॉइंट जो हमें देखना होता है वो होता है सेगमेंट
असेट्स। तो सेगमेंट असेट्स भी हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है कि क्या सेगमेंट असेट्स हमारी, तो यहाँ पे सेगमेंट असेट्स भी मेंशन किया है। 2000 है, 500, 1500 और 1600, तो उसको भी हम लिख देते हैं किस तरह से। तो सेगमेंट एसेट्स जो हमारे पास यहाँ पे है वो 2000 है, 2500, उसके बाद 1500 और हमारे पास 1600, कुल मिला के हमारे पास 5600 है हमारे पास। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ असेट्स, तो परसेंटेज ऑफ असेट्स हमारे पास करीबन मिल जाएगा, दैट इज 35.71। सेम वे हमें 2000 को 5600 से डिवाइड करना है परसेंटेज में, 8.92, ये मिल जाएगा 26.78 और ये मिल जाएगा 28.57। तो इसके अंदर भी अगर हम रिपोर्टेबल, हमारा जो रूल है वो 10% ऑफ मोर अप्लाई करेंगे तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हमारे पास है वो हो जाएगा ए, सी एंड डी। बी नहीं होगा क्योंकि बी अगर तीनों क्राइटेरिया से देखा जाए तो अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो 9.09 जो 10% से कम है, रिजल्ट्स में भी हमारा 8% आ रहा है, वो कम है, और असेट्स में भी 8.92 जो 10% से कम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जो क्वेश्चन हमारे पास है उसके हिसाब से ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लेंगे इसके अंदर। तो क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे डी पॉइंट है हमारे पास। ओके, यहाँ पे डी पॉइंट है। तो डी क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द नेट असेट्स वैल्यू, हमें नेट असेट्स वैल्यू फाइंड करना है। और नेट असेट्स वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास बीओबी म्यूचुअल फंड्स कंपनी का है और स्कीम है 1000 करोड़ का और फेस वैल्यू है 10। ओके, तो 1000 करोड़ को डिवाइड बाय हम 10 कर लेंगे तो हमारे पास दैट इज 100 करोड़ नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, और द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास दे रखी है ऑन 31st क्लोजिंग दे रखा है 19,600। रिसीवेबल्स और एक्रूड इनकम दे रखी है 280 करोड़ एंड 320 करोड़। और आखिर में आपको बताया गया है कि हमारी लायबिलिटी है 200 करोड़। तो हमें इसके हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे पास, एनपीवी जिसे हम कहते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसके अंदर हम रिसीवेबल्स ऐड कर देंगे अरे यार, उसके अंदर एक्रूड इनकम हमारे पास है वो ऐड कर देंगे और इसके अंदर से हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे। और इसको हम डिवाइड कर लेंगे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारे पास होते हैं
ओके, तो अगर हम देखे जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा था 19,600 हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी थी। इसके अंदर हमारे पास जो रिसीवेबल्स अमाउंट जो रखी थी वो करीबन 280 करोड़ थी और 320 करोड़ हमारे पास एक्रूड इनकम थी, जबकि लायबिलिटीज़ हमारे पास 200 करोड़ की थी। और इसको डिवाइड करेंगे हमारे नंबर ऑफ यूनिट जो कि हमने क्वेश्चन में लिखे थे 100 करोड़ का यूनिट थे, राइट। यहाँ पे सारे अमाउंट हमने करोड़ में रखी थी। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा और इसे 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा करीबन मिल जाता है 200 पर यूनिट। ये एक छोटा सा 2.5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, तो इस पर ज़्यादा कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती और स्टेप्स भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास होता है वो पूरा थियरिकल पॉइंट है। सो हम यहाँ पे वो थियरिकल पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर से हमें पूछा गया था ABC लिमिटेड इज रिपोर्टेड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 lakhs, ओके, एज थर्ड क्वार्टर एंडिंग ऑन 31st December एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है कि AS25 के हिसाब से एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बताना है बिफोर टैक्स। ओके, तो उसके लिए हमारे पास रूल जो है वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम AS25 के हिसाब से हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं कि पर्टिकुलर्स क्वेश्चन 3 हमने कर रखा है 3B। ए में तो हमारे पास थोड़ा थियरिटिकल पॉइंट दे रखा था। ओके, नहीं 3A था हमारे पास, सॉरी। सो क्वेश्चन 3A, सो क्वेश्चन 3A के अंदर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है फॉर थर्ड क्वार्टर, जो कि हमारे पास दे रखा है 10 lakhs रुपीज। ओके, चलो अब हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। फर्स्ट बता रखा है क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से कि हमें चेंज ऑफ मेथड ऑफ इन्वेंट्री हमने चेंज की है और उसकी वजह से थर्ड क्वार्टर में हमने 30 लाख रुपए क्यूमुलेटिव लॉस लिखा हुआ है। आउट ऑफ दिस 20 lakhs आर रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि सेकेंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो ये सेकेंड क्वार्टर का जो लॉस है वो हमने थर्ड क्वार्टर में लिखा दिया है। सो ये हम नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पे एज पर AS25 के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी एक्सपेंसेस होता है वो पर्टिकुलर आपका जो भी क्वार्टर होता है वही क्वार्टर में मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम इसको वो माइनस हो चुका है तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज क्यूमुलेटिव लॉस, जो अभी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था कि क्यूमुलेटिव लॉस हमारे पास था ऑफ सेकेंड क्वार्टर, वो हमें वापस ऐड कर देना है। क्वार्टर में सिर्फ हम क्यों लिखते हैं सेकेंड क्वार्टर। ओके, तो ये जो है वो हम यहाँ से माइनस कर लेंगे जो कि हमारे पास 20 लाख रुपए का था। ओके, वो हमने गलती से यहाँ लिख दिया है तो इससे ऑफकोर्स हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला होगा, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, उसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में सेकेंड पॉइंट है कि डिविडेंड की जो इनकम थी 8 लाख रुपए और रिसीव्ड इन द थर्ड क्वार्टर, यही क्वार्टर में हमारे पास है, वो रिकॉग्नाइज इज द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख ऑनली, यानी हमने सिर्फ 2 लाख रुपए, यानी हमारा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर था, तो हमने क्या कर दिया 2 लाख सब में बता दिया और हमने करंट क्वार्टर में सिर्फ 2 लाख से लिखा हुआ है, जबकि करंट क्वार्टर की इनकम है तो ये सारे ये यहाँ पे नहीं दिखा सकते, इसको भी हमें थर्ड क्वार्टर में दिखाना होगा, यानी 6 lakhs हमें वापस ऐड करने होंगे, दैट इज डिविडेंड इनकम ऑफ द करंट क्वार्टर। सो यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड इनकम
on in current quarter. करंट क्वार्टर लिखना है, सो करंट क्वार्टर, बस इतना लिख देते, जो कि हमारे पास 6 लाख हमें ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे 6 लाख ऐड कर दिया। अच्छा, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में। तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ था 4 लाख रुपए का। अब 4 लाख रुपए का एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ था, वो अपने थर्ड क्वार्टर के अंदर वॉज एलोकेटेड इक्वली इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, दोनों में इक्वली एलोकेट कर दिया है। यानी कि 4 लाख रुपए का जो हमारे पास गेन था, वो गेन हमने कुछ इस तरह से बता दिया कि करंट क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर दोनों के अंदर। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट क्वार्टर में हमने बता दिया 2 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड क्वार्टर में 2 लैक्स और 2 लैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थर्ड क्वार्टर का, तो इसको हम थर्ड क्वार्टर में ऐड बैक करेंगे, फोर्थ क्वार्टर में नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे उससे वापस ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन ऑफ करंट क्वार्टर, दैट इज थर्ड क्वार्टर। ओके, तो वो हमारे पास था 2 लाख रुपए, तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। चलो, उसके बाद हमारे पास जो है उसके अंदर क्या है, फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में हमने क्या कर दिया था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए थे 10 लाख रुपए के। कंपनी ने क्या किया, इसको इक्वली 4 क्वार्टर में बता दिया, तो ये फर्स्ट क्वार्टर की इनकम हो गई, थर्ड क्वार्टर में नहीं दिखाया जाएगा। तो इसका जो इक्वली पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई 4, तो 2.5 लाख सब में लिखा हुआ है, जो कि करंट क्वार्टर में भी है, यानी कि थर्ड क्वार्टर में भी ऐड किया होगा। सो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमें इसको निकाल देना पड़ेगा। सो माइनस कर लेते हैं इसको, दैट इज लेस कर दें। ओके, दैट इज ये जो हमारे पास था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। ओके, तो ये 2.5 लाख था, तो 2,50,000 हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वी पॉइंट के अंदर 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑफ 10 लैक्स, 10 लाख रुपए का 80% जो टैक्स सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस था इन द थर्ड क्वार्टर हैज़ बीन डेफर्ड टू द फोर्थ क्वार्टर। यानी थर्ड क्वार्टर का 80% पोर्शन हमने कहाँ डाला हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है। एज यहाँ पे कहता है कि इसका रीज़न है टू एक्सपेक्ट टू बी हाई, यानी कि उसका सेल्स फोर्थ क्वार्टर में चांसेस ज़्यादा है कि फोर्थ क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा होगा। इसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया है कि वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस बता रखे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ पे जो क्वार्टर में जो एक्सपेंस होता है वही एक्सपेंस वहाँ लिखा रहता है। तो 10 लाख का 80% जो हमारे पास अमाउंट आता है, वो क्या करेंगे, हम इसी क्वार्टर में लिखाएंगे। अगर एक्सपेंस लिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ऑफ करंट क्वार्टर। सो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हमारा जो थर्ड क्वार्टर का है वो हमारे पास था 80% हमने फोर्थ पे डाला था, दैट इज़ अराउंड 8 लाख रुपीज़। सो 8 लाख हमने क्या किया है, यहाँ पे एडिशनली माइनस कर देना है। तो ये हो गया सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। उसके बाद है बैड डेब्ट्स है 2.5 लैक्स का, वॉज इंक्लूडिंग द करंट क्वार्टर। करंट क्वार्टर के अंदर 2.45 लैक्स का बैड डेब्ट्स रखाया हुआ है। 50% हैज़ बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। ओके, तो क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स आपको 2,50,000 वॉज इनकर्ड इन करंट क्वार्टर, यही कुछ क्वार्टर में हुआ था, और उसका 50% हमने नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि फोर्थ क्वार्टर में भी लिखा हुआ है।
तो ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये खर्चा हमें वापस ऐड करना पड़ेगा कि बैड डेब्ट्स जो थी वो यहाँ की एक्सपेंस थी, तो बैड डेब्ट्स ऑफ थर्ड क्वार्टर इसी क्वार्टर का था, जो कि हमने 1,25,000 नेक्स्ट क्वार्टर में दे दिया था, तो ये नहीं हो सकता, हमने इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 3 lakhs इज रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन एस्टिमेशंस ऑफ वैल्यू यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी वॉज चार्ज टू दिस क्वार्टर। भाई डेप्रिसिएशन एडिशनली है और इसी क्वार्टर का है, तो ऑफकोर्स इसी क्वार्टर के अंदर हमें दिखाना पड़ेगा। तो इससे हमारा प्रॉफिट जो सही इफेक्ट दे रखी है एज पर AS 25, तो अब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा कि एज पर AS 25 जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स जो अमाउंट होगी, इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो करीबन हमारे पास मिल जाता है दैट इज 26,25,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके, और में हमारे पास क्वेश्चन 3B दे रखा है इसके साथ में, सॉरी, तो ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 2017 के हिसाब से हमें फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हमने आगे शॉर्ट क्वेश्चन में किया था, इसी तरह से हमें पूरा टेबल बना के बनाना पड़ेगा। ओके, सो इसको इन वर्ड्स भी हमें आंसर लिखना होगा। तो पहले हम यहाँ पे इसका टेबल बना देते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, वो 3B में हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ओके, जो सेक्शंस हमारे पास थे X, Y, Z, A, B, C और टोटल, ये हमारे पास है। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास सेगमेंट रेवेन्यू दे रखा है, और सेगमेंट रेवेन्यू में भी दो पार्ट है, एक एक्सटर्नल सेल्स दे रखा है और इंटरनल सेल्स दे रखा है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट सेल्स, इंटर सेगमेंट या इंटर डिपार्टमेंट कह सकते हो। सो जो डेटा है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्सटर्नल सेल्स हमारे पास है 1500, ये हो जाता है 40, ये है हमारे पास 500, 800, 320 और 200, कुल मिला के हमारे पास 3300 है। इसी तरह से इंटरनल की बात करें तो 300, 120, 100, 440, 760, सॉरी 780 है क्वेश्चन के अंदर, तो 780, 780 और उसके बाद है 20, कि कुल मिला के हमारे पास 1820 हमारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो हमें टोटल सेगमेंट टोटल रिजल्ट देखना होगा, जिसको हम टोटल करेंगे, जो हो जाएगा 1800, हो जाएगा 160, 600, अगर 800 प्लस 440 करेंगे तो 1240, 1240, डी का अगर हम टोटल करें तो 1100 और सी का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 220। कुल मिला के हमारे पास जो टोटल बनता है वो हो जाता है 5180। अब परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, सो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। सेगमेंट रेवेन्यू के परसेंटेज की बात करें तो हम 1800 को डिवाइड कर लेंगे 5180 से। ओके, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स मिल जाएगा
वो 34 पॉइंट यहाँ पे 74, उसके बाद 3.08, उसके बाद है 12.74, फिर 23.93, ओके 21.23 और 4.25। कुल मिला के इस तरह से हमारे पास सेगमेंट रेवेन्यू मिल गया। अब सेगमेंट रेवेन्यू खत्म होते ही एक लाइन ड्रॉप करके हम यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट्स लिखेंगे। सेगमेंट रिजल्ट्स में प्रॉफिट सेगमेंट भी होता है, लॉस सेगमेंट्स भी होता है। तो हम यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट्स हमारे पास जो दे रखे थे वो थे 340, 40 यानी कि 40 जो कि लॉस सेगमेंट बता रखा था। उसके बाद 60 भी हमारा लॉस सेगमेंट था, 540, ओके 300 और 100 जो कि लॉस सेगमेंट था। सो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 980 दे रखा था। हम इसको प्रॉफिट सेगमेंट अलग कर लेंगे और लॉस सेगमेंट अलग कर लेंगे। तो प्रॉफिट सेगमेंट में 340 है हमारे पास, 540 है, 300 है, और इसका अगर हमने टोटल कर रखेंगे तो हो जाएगा 1180। और लॉस सेगमेंट की बात करें तो लॉस सेगमेंट हमारे पास है 40, 60, ओके और 100, जो कि इसका टोटल हो जाएगा 200। तो एज पर रूल्स हमें जो परसेंटेज निकाले हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स निकालेंगे। ये दिक्कत है, तो हम यहाँ पे जो टोटल ज़्यादा होगा प्रॉफिट का या लॉस का, उसमें से उससे परसेंटेज काउंट करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट का ज़्यादा आ रहा है, तो हम जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि अगर हम लिखेंगे कि यहाँ पे 340 है तो डिवाइड बाय 1180 करेंगे, 40 को भी 1180 से ही डिवाइड करेंगे। तो करीबन इसके हमारे पास जो परसेंटेज आते हैं वो परसेंटेज हमने लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है 28.80 या 81, यहाँ पे हो रहा है 3.38, ये है 5.08, ये जो होता है 45.76, ये हो रहा है 25.92, और लास्ट का जो है 100 का यानी 8.47, ओके। और थर्ड थिंग्स जो हमें इसके अंदर होती है वो होता है हमारे पास सेगमेंट एसेट्स। तो सेगमेंट एसेट्स के बारे में हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, जो कि है 1620, उसके बाद है 1020, उसके बाद है 320, उसके बाद 320, 540 और 100। कुल मिला के इसका टोटल दे रखा है 3920। ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, हमें सिर्फ डायरेक्टली इसके परसेंटेज फाइंड कर देनी है, परसेंटेज ऑफ एसेट्स। तो ये परसेंटेज ऑफ एसेट्स हमारे हो जाएंगे करीबन, हमने कैलकुलेट करके रखा है 41.32, फिर 26.02, 320 को अगर हम निकालें तो 8.16, इसका भी 8.16 ही होगा, फिर हमारे पास है 13.77 और लास्ट में हमारे पास है 2.55। सो हम अगर इसका रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स हम किस तरह से बनाएंगे, तो रिजल्ट्स एज पर AS 17, दैट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे, तो फर्स्ट होगा सेगमेंट, हम रेवेन्यू की बात करें तो 10% ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू हमारे पास होता है। तो 10% और मोर है हमारे पास, ये होता है X, यहाँ पे Z, अगर हमने तो A B तीन होगा, दैट इज X Z A एंड B। तो सेगमेंट रेवेन्यू के हिसाब से होता है X Z A और B। अगर सेगमेंट रिजल्ट्स के हिसाब से देखा जाए
तो वो भी 10% और मोर का रूल अप्लाई होगा। तो सेगमेंट रिजल्ट्स के हिसाब से ए हम करेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे एक्स करेंगे, ए करेंगे, बी करेंगे, एक्स ए बी और बी होगा यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से एक्स ए और बी ये रिपोर्टेबल सेगमेंट। और सेगमेंट एसेट्स के हिसाब से देखेंगे, इसमें भी 10% ऑफ टोटल एसेट्स होता है। तो ये हो जाएगा 41 यानी कि ए, और एक्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वाई भी हो जाएगा क्योंकि 26% है। ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड ए बी यानी बी हो जाएगा। ओके, तो अभी ये हमारे पास हो जाते हैं। तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सो रिपोर्टेबल सेगमेंट है एक्स जेड ए बी, सॉरी एक्स जेड बी, एक्स वाई जेड बी है, एक्स वाई जेड ए बी यानी कि सी के सिवा सारे के सारे आ रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ हमारा यहाँ 75% का क्राइटेरिया है। 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू must be reported। तो देख लेते हैं इसके 75% हो रहे हैं एक्सटर्नल रेवेन्यू के या नहीं हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या है, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हमने अभी बनाया है वो एक्स वाई जेड ए बी था। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल हमारे पास 3300 है। ओके, तो वो 3300 में से हम ये 200 सिर्फ निकाल लेते हैं सी का। सो वो 200 निकाल लेंगे तो बाकी का हमारे पास 3100 हो जाएगा, जिसको हम 3300 से अगर डिवाइड करेंगे तो अराउंड 93% हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो रहा है। ओके, सो एक्स वाई जेड ए एंड बी आर 90%, दैट इज 93.93%। सो ये हमारा रूल हमारे पास होता है। सो रिपोर्टेबल सेगमेंट आर ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और ए एंड बी, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था। इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3C के अंदर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भी AS25 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके देना है कि किस तरह से ये एक्सचेंज होगा। ये होता है यहाँ पे आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्वार्टरली आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है and has an carry forward loss of 16,000 of the income tax purpose, and the deferred tax assets has not been recognized MCX Limited। Okay, that is earns, यहाँ पे MCX Limited 20,000 रुपये 20,000 lakhs इन ईच क्वार्टर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ओके, तो अगर हम ईच क्वार्टर के अंदर हम इसको अर्न करते हैं तो हमें इसे किस तरह से मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और हमारा 25% अभी हमारे पास टैक्स रेट मेंशन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो एज पर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि टैक्स अगर सारे क्वार्टर का हमारे पास 2000 है तो हम पहले लिखेंगे एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ये हो जाएगा क्वेश्चन 3C कि एस्टिमेटेड कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमारे पास अगर 20,000 करोड़ है, राइट, और ईच क्वार्टर का है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये करीबन 80,000 करोड़ हो जाएंगे, सॉरी लैक्स हो जाएंगे। ओके, अगर हम इसमें से 25% अगर इसका हम टैक्स रेट निकालें, सो एट पर रेट 25% टैक्स, तो हमारा टैक्स होता है करीबन 20,000 लाख हमारा टैक्स हो जाएगा। ओके, अब हम कैरी फॉरवर्ड लॉस की बात करें तो एज कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से
लॉस के हिसाब से हमारे पास अभी होता है 80,000 और कैरी फॉरवर्ड था हमारे पास करीबन 16,000, सॉरी, करीबन हमारे पास 16,000 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड था, लैक्स है, तो 16,000 हमने लैक्स लिखा, तो हमारे पास बैलेंस बच जाता है, दैट इज 64 लैक्स, 64,000 लैक्स। तो टैक्स एज पर कैरी फॉरवर्ड लॉस क्या हो जाएगा, 64 लैक्स, 64,000 लैक्स है, इसका अगर हम निकालेंगे 25% तो करीबन हमारे पास अमाउंट बन जाता है क्या हो जाएगा, 16,000 हमारे पास बच जाता है ना। ओके, तो इसका हो जाएगा 16,000। ओके, तो हम परसेंटेज निकालेंगे इफेक्टिव रेट के, तो परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट, तो क्या करेंगे, 16,000 हमें टैक्स पे करना है और हमारे टोटल जो इनकम थी वो हमारे पास 80 थी। सो यहाँ पे ये लैक्स में है 16,000 लैक्स और हम टोटल इनकम हमारे पास 80,000 लैक्स थी। तो इसके हिसाब से अगर हम निकल इसको इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा जो इफेक्टिव रेट आएगा वो करीबन 20% आता है। सो एज पर 20% हमें क्या करना है, इन ईच क्वार्टर ओके, हमारा जो कि 20,000 लैक्स का है उसका 20%, ओके, यानी कि करीबन हमारे पास हो जाएगा 40,000, दैट इज़ 4,000, सॉरी 4,000 लैक्स हमारा टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, जो कि हमें हर एक क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन कि जो हमें पूछा गया है था कि एक्सपेक्टेड टैक्स रेट कितना होगा, इफेक्टिव टैक्स रेट भी ढूंढना था, टैक्स एक्सपेंस भी ढूंढना था। ओके, तो इस तरह से हम बनाएंगे। इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आगे होता है। तो हमारे चैनल और हमारे एग्जाम्पल्स आपको कैसे लगते हैं, ये आपको समझ में आता है नहीं आता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। हैव अ गुड डे।